बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 35, 36 एंड 37 में आप लोग को वेलकम। आज हम 3 लेक्चर एक साथ करेंगे, जैसे हम पहले भी 3 लेक्चर्स करते आ रहे थे। अच्छा, मैं इस बार हाइलाइट्स नहीं करूँगी कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स फिर वो उन्हीं हाईलाइट पॉइंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं कि हाइलाइट्स कर लेंगे। ऐसा नहीं होता भाई, वो तो जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें हाईलाइट कर दी जाती हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग कोशिश क्या करें कि हैंड आउट्स रीड कर लिया करें एक बार, क्योंकि उससे आपका जो है कंसेप्ट मज़ीद जो है वो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है वो लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जो नहीं लिख सकते, तो उनके लिए यही सोल्यूशन है कि वो हैंड आउट्स को रीड किया करें और लेक्चर को अच्छे से रीड कर लें। जब उनका कंसेप्ट क्लियर हो तो फिर वो रीड किया करें, फिर वहाँ से उनको बहुत अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो लिखने को मिल जाएंगे, जो आपके पेपर में या आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सो पहला टॉपिक जो आज का हमारा है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है। एक्सेप्शन क्या होता है, इससे पहले हमने डीपली डिस्कस किया था, डेली लाइफ की एग्जांपल से हमने किया था कि एक्सेप्शन ये चीज़ है। आज हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग को, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक्सेप्शन को भी देख लेंगे। तो सबसे पहली जो बात है, ये एक आपके पास पावरफुल टेक्निक है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है आपके पास, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है ये पूरा आपके पास एक टेक्निक है, जिसका काम क्या होता है, आपका जो सिंपल कोड, नॉर्मल जो आपने कोड लिखा होता है उसमें से क्या करता है, ये एरर को ख़त्म करता है। पहला इसका ये काम है कि ये आपके नॉर्मल कोड से एरर को ख़त्म करता है। और उसके अलावा जो अगर बात की जाए इसकी मेन टॉपिक की या मेन पॉइंट इसमें क्या है कि ये आपके एसाइक्रोनियस एरर को भी ख़त्म करता है, ठीक है। ये किसको ख़त्म करता है, एसाइक्रोनियस, इसके अंदर ये एबिलिटी है कि उसको ख़त्म कर दे। नॉर्मल कोड से तो एरर ख़त्म करता है, लेकिन एसाइक्रोनियस एरर को भी ये साथ साथ ख़त्म करता है। अच्छा, एरर हैंडलिंग कोड को एरर हैंडलिंग कोड जो है ना वो आम कोड से इसको अलग कर देती है, यानी ये आपको कंसिस्ट एरर का तरीका भी आपको बताती है। इसके साथ साथ इसका सबसे जो मेन फ़ायदा मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करती है, एसाइक्रोनियस एरर को ख़त्म करती है। और इसकी अगर पावरफुल फीचर्स की बात करें तो इसकी पावरफुल फीचर कौन से हैं, कि क्या करता है इसका काम, यानी ये फंक्शन के बाउंड्री पर एरर को थ्रो करता है। यानी ये प्रोग्रामर को जो है एरर हैंडलिंग कोड एक जगह लिखने की भी इजाज़त देता है, और इसके साथ साथ जो आपका प्रोग्राम का मेन होता है, जैसे इस तरह ये आपको परमिशन देता है कि आप इसको एक जगह पर रख लें, ठीक है। सो ये था हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसका हमने देखा कि ये एक टेक्निक है पावरफुल, जो हमारे नॉर्मल कोड में से एरर को ख़त्म करती है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये आपके एसाइक्रोनस एरर को ख़त्म करती है। और साथ इसका जो है वो कोड भी दे दिया गया कि इस तरह से, जैसे हम CS506 में ट्राई एंड कैच का मेथड को देखते रहें, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। सो होप्स हो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको समझ आ गया होगा, ये क्या काम करता है। जो पॉइंट्स मैंने बताए इनको माइंड में आप लोग रखिएगा, क्योंकि ये आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। और वैसे भी इन्हीं पॉइंट्स की मदद से आपका जो है ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरह होती है, ये कौन कौन से एरर हैंडल करती है और किस किस तरह से ये काम करती है। सो इस टॉपिक को आप रीड भी कीजिएगा, बाकी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सेप्शन एंड कोड कम्प्लेक्सिटी। कोड की कम्प्लेक्सिटी है और विद एक्सेप्शन है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि देखिए, सिंपल कोड के अंदर ऐसा होता है ना कि सिंपल जो हम कोड लिखते हैं उसके पास एग्जीक्यूशन पाथ जो होते हैं वो इनविजिबल होते हैं। इनविजिबल मीन्स कि जो नज़र नहीं आते, ठीक है। सिंपल कोड के अंदर आपके कुछ एग्जीक्यूशन पाथ होते हैं जो आपको नज़र नहीं आते। वो पाथ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सेप्शन की परमिशन देते हैं, ठीक है। तो उन पाथ को जितना आप रिमूव करेंगे तो आपका कोड इतना ही इंप्रूव होगा, ठीक है, आपका कोड इतना ही ईजी होगा। सो ये पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि एक्सेप्शन जो है वो कोड कम्प्लेक्सिटी, इसके टॉपिक में क्या बात डिस्कस हुई। सो फिर नेक्स्ट देखिए, हमारे पास कुछ दिए हुए फॉलोइंग एज ऑप्शन दिए हुए, उसमें पहला बताया हुआ है कि डिफरेंट ऑर्डर ऑफ एवेल्यूटिंग फंक्शंस पैरामीटर आर इग्नोर्ड। कि फंक्शन पैरामीटर का जब आप एवेल्यूएट करते हैं उसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो आपके ऑर्डर्स होते हैं ना उनको इग्नोर किया जाता है। उसके बाद है फेल्ड डिस्ट्रक्टर आर इग्नोर्ड, के फेल्ड डिस्ट्रक्टर को भी इग्नोर किया जाता है। थर्ड है कॉल्ड फंक्शन आर कंसीडर अटोमिक, के जो कॉल्ड फंक्शंस हैं उनको अटोमिक समझा जाता है। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और आपके यहाँ से MCQs भी बन सकते हैं। उसमें क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोर एक्सिक्यूशन पाथ आर देयर, कि यहाँ पर और कितने कोड के अंदर एक्सिक्यूशन पाथ हो सकते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं। सो 23 पाथ हैं आपके पास, जिनमें आपके पास 3 जो आ रहे हैं वो नॉन एक्सेप्शनल में आ रहे हैं और 20 जो है वो एक्सेप्शनल पाथ में आ रहे हैं, ठीक है। 3 जो है वो नॉन एक्सेप्शनल में आ रहे हैं और 20 एक्सेप्शनल में आ रहे हैं। अब जो ये 3 आ रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथ हैं, इनको आपने एज इट इज़ याद करना है, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, यहाँ से MCQs उठाए जा सकते हैं, ये पूछा जा सकता है कि कितने पाथ होते हैं, नॉन एक्सेप्शनल कितने हैं, एक्सेप्शनल कितने हैं। सो ये टॉपिक ही पूरा इंपॉर्टेंट है। सो देखें, नॉन एक्सेप्शनल जो पाथ है वो आपके पास ये सामने है, उसमें आपके पास 1, 2 एंड 3 तीनों दिए हुए। इसमें देखिए आपके पास इफ टाइटल दिया हुआ है, सेकंड पार्ट इसका सैलरी का है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका जो ये फर्स्ट पार्ट है ना इफ वाला, अगर ये चेक करेगा सबसे पहले, इसको एवेल्यूएट करेगा, अगर तो ये ट्रू है तो क्या होगा कि आपको सेकंड पार्ट की देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, सेकंड पार्ट को वो नहीं देखेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट को देखने की उसे ज़रूरत नहीं होगी, फर्स्ट पार्ट एवेल्यूएट होकर आपको सी आउट मिल जाएगा।
सो पहले में ये काम होगा। सेकंड में क्या होगा कि सेकंड में वो फर्स्ट पार्ट को भी देखेगा और सेकंड पार्ट को भी देखेगा, दोनों पार्ट की दोनों कंडीशन आपकी एवेल्यूएट होंगी, उसके बाद आपको सी आउट मिलेगा। इसी तरह थर्ड में क्या होगा कि फर्स्ट को भी देखेगा, सेकंड को भी देखेगा, लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी दोनों पार्ट जो है, दोनों कंडीशन जो है वो एवेल्यूएट होंगी, उसके बाद भी आपको सी आउट नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये तीनों पाथ आपने अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद आपके पास है एक्सेप्शन कोड के पाथ जो है वो पहले हमने नॉन एक्सेप्शन देखे थे, अब जो बाकी के 20 हैं वो किस में आ रहे हैं, एक्सेप्शनल पाथ में आ रहे हैं। इसके अंदर आपके पास क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहला पार्ट है स्ट्रिंग एवेल्यूट सैलरी एंड रिटर्न नेम एम्प्लॉय। ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट इज पास बाय वैल्यू, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट वैल्यू से पास होते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट पास किससे होते हैं, बाय वैल्यू, विद द हेल्प ऑफ वैल्यू आप कह सकते हैं। जो इन्वॉक्स करता है किसको, कॉपी कंस्ट्रक्टर को, यानी जो कॉपी कंस्ट्रक्टर को इन्वॉक करता है। और कॉपी ऑपरेशंस का क्या काम होता है कि वो एरर फेंकता है, यानी एरर थ्रो करता है। ठीक है, वो एरर देता है आपको। सेम इसी तरह सेकंड टॉपिक इसका देखें, सेकंड आपके पास है इफ टाइटल और सैलरी, यानी दो पार्ट हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है ना वो आपको एरर देगा, फर्स्ट वाला देगा, लेकिन सेकंड क्या होगा, नहीं, यानी फर्स्ट वाले को देखा जाएगा कि ये इसका चांसेस हैं कि ये आपको एरर दे। सेम इसी तरह अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो ये भी इसी सेकंड की तरह काम करेगा। ठीक है, और इस तरह फोर्थ की बात करें या फिफ्थ की बात करें तो ये सारे क्या हैं, ये अपने अपने, जिस तरह हमने देखा ना एक्सेप्शन में एक का होगा, एक को देखेगा एवेल्यूएट करेगा, दूसरे को नहीं करेगा तो आपको मैसेज शो हो जाएगा। इसी तरह सेम इनके काम है अपने अपने। सो इनको आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट इनको याद रख लें कि किस पार्ट ने क्या क्या काम करना है। नेक्स्ट आपके पास इस टॉपिक में आ रहा है, इसकी समरी है। समरी में बस इतना ही है कि हमेशा जब आप कोई कोड लिखते हो तो आपको उसके अंदर पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सेप्शन देता है, कौन सा थ्रो करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपके पास द चैलेंज, एक्सेप्शन, सेफ्टी एंड एक्सेप्शन न्यूट्रल, तीन टॉपिक्स हैं। चैलेंज में देखिए आपके पास क्या चैलेंज है, नाम से पता चल रहा है कि चैलेंज क्या है। तो चैलेंज आपके पास यही है कि आप ऐसा कोड बनाएं जिसमें एक्सेप्शन ना हो। ठीक है, या यही आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज है ना कि आप कोड को ऐसा बनाने की कोशिश करें जिस कोड के अंदर जो है एक्सेप्शन ना हो। फिर एक्सेप्शन सेफ्टी में बताया, सेफ्टी नाम से पता चल रहा है कि सेफ्टी है। तो इसमें क्या होता है कि सारे एक्सेप्शन आपके लिए डेंजरस नहीं होते, यानी सारे नुकसान नहीं देते। कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी होते हैं जो सेफ्टी होते हैं, यानी एक्सेप्शन थ्रो तो होते हैं मगर वो साइड इफेक्ट नहीं देते, यानी सब जो है वो डेंजरस नहीं होते या आपके कोड के लिए नुकसानदेह नहीं होते, उनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। कुछ जो होते हैं वो साइड इफेक्ट्स उनके नहीं होते। इसी तरह अगर हम एक्सेप्शन न्यूट्रल की बात करें तो हम उन फंक्शंस को एक्सेप्शन न्यूट्रल कहेंगे अगर प्रोपोगेट्स करेगी ऑल एक्सेप्शंस टू द कॉलर, यानी ये कि कॉलर जो कॉल करता है उसके लिए एक्सेप्शन को सामने करना। ठीक है, प्रोपोगेट्स करना उसको। फिर उसके बाद आपको पास दिए हुए लेवल्स, कुछ 3 लेवल्स दिए हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनके नाम आप लोग एटलीस्ट याद रख लीजिएगा। उसमें आपके पास है बेसिक गारंटी, सेकंड है स्टोरेज गारंटी और थर्ड वन है नो थ्रो गारंटी। अब जो आपके पास पहला है बेसिक, देखें बेसिक के अंदर आपके पास क्या होता है कि टेम्प्रेरी चीज़ें जितनी भी होती हैं ना आपके कोड के अंदर, इनका क्या करता है, इनको वो डिस्ट्रॉय प्रॉपरली कर दिया जाता है, यानी मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और मेमोरी आपकी लीक भी नहीं होगी। ठीक है, बेसिक के अंदर। स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या होगा कि ये बेसिक को जो है वो क्या करेगी, बेसिक गारंटी को जो है वो प्रोवाइड करेगी आपको, या आप कह सकते हैं इसके अंदर बेसिक गारंटी होती है जो आपको बेसिक गारंटी प्रोवाइड करती है। जो बेसिक है वो हमने पढ़ लिया कि क्या है। फिर थर्ड वन है नो थ्रो गारंटी, कि इसके अंदर फंक्शन कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग याद रख लीजिएगा। सो यहाँ पर यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को आप एज इट इज़ याद कर लें तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप लोग जस्ट देखें कि डज द फंक्शन सेफ्टी बेसिक गारंटी, तो फंक्शन जो है वो सेफ्टी जो उसकी बेसिक गारंटी है, तो वो आपने बेसिक गारंटी आपने पढ़ा तो आपने इसमें जस्ट यस का आंसर कर दिया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन ने दिया कि डज द फंक्शन सेफ्टी स्ट्रॉन्ग गारंटी, के आपका जो बेसिक जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग गारंटी को पूरा करता है, तो ये आपने बताना है। ठीक है, यस करता है या नहीं करता, तो वो आपने बता देना कि नो वो नहीं करता। सो ये 1-2 क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा और एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। बस यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर आप कह सकते हैं कि और इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आगे एक टॉपिक है जिसको हम क्लियर करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास है एक्सेप्शन सेफ्टी एंड मल्टीपल साइड इफेक्ट्स। देखें टॉपिक आपके पास है एक्सेप्शन सेफ्टी एंड मल्टीपल साइड इफेक्ट्स, यानी जब एक फंक्शंस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं, यानी एक वक्त में एक फंक्शन है आपके पास तो उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे,
यानी एक नहीं होगा, ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग को जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है काम, कि वो कैसे इसको हैंडल करे, ये साइड इफेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं होते, सो इसके लिए मुश्किल होता है। तो हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें दो या दो से ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं होंगे, तो इनको हैंडल करने का कौन सा तरीका है? इनके हैंडल करने का सबसे बेस्ट वे आपके पास ये है कि आप इनको ब्रेक करें, फंक्शंस को ब्रेक करें, और उसके बाद जो है आपने सेपरेट सेपरेट फंक्शन के अंदर अपना वर्क करना है। सो यहाँ पर आप लोग के पास ये डिस्कस है, ठीक है। ये आप इसको रीड कीजिएगा, जो मैंने बताया सेम वही है। नेक्स्ट आपके पास लेक्चर नंबर 36 स्टार्ट होता है, जिसमें आपके पास है सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो देखिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से पहले वो कह रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने से पहले ये कंसेप्ट जान लें कि वेरिफिकेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, और वैलिडेशन क्या होता है, ठीक है। यानी ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का टॉपिक जो है इसको आप डिस्कस करें पहले, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसे किया जाता है, ये है क्या चीज़। सो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। इसको मैं आपको डेली लाइफ से समझा देती हूँ, यहाँ से आपको नहीं समझ आएगी। तो देखिए, डेली लाइफ में आप लाइक एक कार को डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया कि कार को जब आप मैन्युफैक्चर यानी बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपने टायर लगाए कार के, ठीक है। दूसरा फेज़ आपने उसमें इंजन ऐड कर दिया, थर्ड में आपने उसकी जो है बॉडी कर दी, और फोर्थ में आपने उसको कलर वगैरह करके आपकी गाड़ी पूरी तैयार होगी, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर वेरिफिकेशन क्या है कि आपने जब जो ही कार को तैयार करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आपने टायर लगाए, फिर आपने वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन मीन्स कि आपने चेक किया कि आपके टायर ठीक लगे हैं या नहीं, यानी आपने एरर को साथ साथ देखा। फिर दूसरे में आपने इंजन लगाया, फिर आपने साथ ही इंजन को चेक भी किया कि क्या इसमें एरर तो नहीं है, कि हमने इंजन ठीक लगाया या नहीं लगाया। थर्ड में आपने कार की जो है वो बॉडी बना दी। बॉडी के अंदर आप क्या देखेंगे कि आपने बॉडी ठीक लगाई या नहीं, यानी आप साथ साथ वेरीफाई कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आप हर चीज़ को साथ साथ कर रहे हैं। यानी चारों फेज जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपका काम जो है वो डन हो जाएगा। जब आपका काम डन हो जाता है, वेरिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप हो जाती है आपकी सारी, फिर आप वैलिडेशन के टॉपिक में आ जाते हैं। यानी अब वैलिडेशन में क्या होगा, ओवरऑल चीज़ों को देखा जाएगा कि क्या काम हो रहा है, जो आपने काम किया यानी जो डेवलपर ने डन किया वो ठीक है या नहीं है, उसने एरर को साथ साथ रिमूव किया था ना, अगर उसके बावजूद भी कोई एरर रहता है तो वो कहाँ कवर होगा, वो वैलिडेशन के टॉपिक के अंदर होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे वैलिडेशन में आपको क्वेश्चन भी दिए हुए कि क्या आपका जो प्रोडक्ट सिस्टम है वो सिस्टम ठीक है, या आपने जो सही सिलेक्ट किया है प्रोडक्ट सिस्टम अपना, या नहीं सिलेक्ट किया, या आपने जो बनाया है वो ठीक बना है, यानी यहाँ पर आपकी जो है फुल चेकिंग की जाती है, ठीक है। यही फुल चेक किया जाता है सिस्टम को एक साथ। और वेरिफिकेशन के अंदर आप क्या करते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते हैं। इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले नेक्स्ट टॉपिक है वो डिफेक्ट का टॉपिक है। अब देखिए, डिफेक्ट आपके पास क्या होता है। डिफेक्ट के टॉपिक के अंदर ये है कि एनीथिंग दैट मे केस कस्टमर डिससेटिस्फिकेशन, ऐसी चीज़ें जो कस्टमर के लिए सेटिस्फाइड ना हो, यानी कस्टमर उससे डिससेटिस्फाइड हो, ठीक है, उससे सेटिस्फाइड ना हो, उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट। इसके एग्जांपल अगर मैं आपको डेली लाइफ से बताऊं, देखें, एक आपके पास एक जो चीज़ आपके पास कस्टमर है, आपने उसको एक व्यू तैयार करके दिया, वो उससे मुतमईन ही नहीं है, ठीक है, वो सेटिस्फाइड नहीं है उससे, ना वो सिस्टम की स्पेसिफिकेशन से हो, या वो सिस्टम की स्पेसिफिकेशन से हो, या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से हो, यानी इन दोनों से किसी से भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो आपका काम ये सारा, इसका ये डिफेक्ट्स में सारा आ रहा है। इसको अब आपका क्या काम बनता है कि इसको आप ठीक करें, ठीक है। इन डिफेक्ट्स को जब आप ठीक करेंगे तो आपका काम क्या होगा, सॉफ्टवेयर एंड डिफेक्ट यानी दोनों एक साथ साथ काम करते हैं, ठीक है, दोनों का काम साथ साथ होता है। आप इसको ठीक करेंगे तो आपका काम ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने कौन सी बात याद रखनी है कि ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड मेजर है, उसका कंसेप्ट है डिफेक्ट का है, जिसके अंदर क्या देखा जाता है कि कोई भी चीज़ जो कस्टमर के लिए डिससेटिस्फिकेशन का बाइस बने, वो होता है आपके पास डिफेक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। तो देखिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है। सॉफ्टवेयर जब आप एक डेवलप हो जाता है, बन जाता है, एक पूरा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है, डेवलपर उसको तैयार करता है, तो उसके लिए नेक्स्ट फेज कौन सा होता है कि उसको टेस्ट करवाए कि क्या जो आपने सॉफ्टवेयर तैयार किया वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स को और उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखना, उसकी रिक्वायरमेंट्स उसके प्रोडक्ट्स को देखना, जो आपने काम किया है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी टेस्टिंग के मेथड में ये काम होता है, ठीक है। टेस्टिंग को मैं आगे मजीद अच्छे से क्लियर करवाऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो सारा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आपके पास टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब क्या भाई, हम क्यों टेस्ट कर रहे हैं, इसके मकसद बताएं, हमें क्या रीज़न है। तो देखें, सिंपली आप ये बता सकते हैं ना कि हम तो इसलिए ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी एरर्स हैं, कि हम उन एरर्स को ठीक करें। ज़ाहिर एरर्स ठीक होंगी तो हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होगा। अगर हम एरर्स को ही ठीक नहीं करेंगे तो क्या हमारा सॉफ्टवेयर काम कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। सो फिर लास्ट मैंने बताया सक्सेसफुली क्या होता है कि कौन सा काम है, आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर एक लाइन की डेफिनेशन ही समझ लें आप दी हुई है कि अ टेस्ट इज सेड टू बी सक्सेसफुल, कि उस टेस्ट को हम कहेंगे कि एक
सक्सेसफुल टेस्ट है जो आपको एरर फाइंड करके दे। यानी एक टेस्ट आप डेवलपर ने आपको जो है वो सिस्टम बना के दे दिया, अब वो टेस्टर के पास गया, जब टेस्ट उसको चेक करेगा तो वही सक्सेसफुल टेस्ट होगा जिसने उसमें से एरर फाइंड करके आपको बता दी कि भाई इसमें ये एरर्स हैं, इनको ठीक कर ले तो आपका काम जो है वो ठीक हो जाएगा। फिर क्या होता है कि उसके बाद वो सॉफ्टवेयर आपका जो है वो कामयाब आप कह सकते हैं कि होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, ये एग्जाम्पल इन्होंने दी है, इसको आप स्किप कर दें या करना चाहते हैं तो इसको देख लें, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो आपके पास है 37 लेक्चर, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। अब वो जो सारी बात हम टेस्टिंग और डेवलपमेंट के पीछे कर रहे थे ना, वो उसका निचोड़ आप समझ लें कि इस पैराग्राफ के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि टेस्टिंग क्या है और डेवलपमेंट क्या है, दोनों का काम क्या है, कैसे काम करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास है डेवलपमेंट, ठीक है, इसको हम देखेंगे, साथ ही टेस्टिंग को देखें। तो डेवलपमेंट आपके पास क्या होती है, ये क्रिएटिव एक्टिविटी होती है, ठीक है, इसको हम क्रिएटिव एक्टिविटी, ये जो डेवलपमेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे कोड डेवलप होता है ना, तो ये क्रिएटिव होता है, ये क्रिएटिव एक्टिविटी है। और ये जो टेस्टिंग है ये कौन सी, ये डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है। डिस्ट्रक्टिव मीन्स कि आपने कोड यहाँ से बना दिया, ये डेवलप तो हो गया, अब वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर टेस्टर क्या करेगा, इसको चेक करेगा, इसमें जितने भी एरर्स होंगे सिस्टम को तोड़ के देखेगा कि इसमें कितनी कितनी एरर्स हैं, कौन कौन सी जगह पे है, वो उसको फाइंड करेगा। अच्छा, जो डेवलपमेंट का काम क्या होता है, डेवलपमेंट का काम होता है कि सिस्टम को बनाना, यानी आपके कोड को पूरा तैयार करना। और टेस्टर का काम होता है कि इसको चेक करें। टेस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि इसको चेक करें, इसमें से एरर फाइंड करें, बताए कि इसमें क्या क्या एरर हैं। ये टेस्टर का काम ये होगा कि वो स्पेसिफिकेशन करे, इसकी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करे, देखे भाई इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या क्या आपने गलत किया, वो उस चीज़ों को ठीक करें। उसी एनालाइज के नतीजे में आपके पास क्या होता है, एक सेट ऑफ टेस्ट, एक प्योर सेट ऑफ टेस्ट जो है वो रेडी हो जाता है, यानी आपका जो है वो टेस्ट कामयाब हो सकता है या ठीक हो सकता है। और टेस्टर जो एनालाइज़र है, इसके केस से आप जब आप कह सकते हैं पार्ट में, तो ये क्या होगा, इसके टेस्टर के पार्ट में जब आप आएंगे तो क्या होगा कि आप पीछे से एक टेस्ट पूरा जो है डेवलपमेंट केस लेकर आए हैं, ठीक है, आपका पूरा एक जो कोड है वो मुकम्मल बन चुका है, जिसकी आपने वेरिफिकेशन भी की थी स्टेप बाय स्टेप। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का मेथड हमने देखा था ना, तो हमने उसकी स्टेप बाय स्टेप कोड की वेरिफिकेशन की थी। उस वक्त हमें अगर एरर फाइंड नहीं हुए, जो हुए थे हमने करेक्ट कर लिए, लेकिन जो रह गए थे तो वो एट द टाइम ऑफ वैलिडेशन करेक्ट हो जाते। इसी तरह डेवलपमेंट में भी आपने जो पार्ट किए थे वो हो गए, लेकिन टेस्टिंग के पार्ट में क्या आएगा कि जब आपके पास टेस्ट होके आएगी, जब डेवलप होके आएगी तो वो टेस्ट होके क्लियर हो जाएगी चीज़ें। यानी इसके हम डेली लाइफ से एग्जांपल लें, आप समझ लें कि अगर किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है, ठीक है, तो क्या करता है डेवलपर, उसको बना तो देता है, उस प्रोडक्ट को बना देता है, पूरा टेस्ट तैयार कर देता है, कोड का स्ट्रक्चर तैयार कर देता है। अब उसका क्या काम होता है कि वो उसको आगे रेफर करता है, कहाँ, टेस्टर के पास। टेस्टर का काम है कि इसको चेक करे, क्योंकि अगर वो चेक नहीं करेगा तो बाद में क्या होगा, यानी अगर हम टेस्ट नहीं करवाते तो बाद में ये होगा कि कस्टमर आके बोलेगा कि भाई इसमें ये गलती है, या इसमें वो गलती है, या इसमें वो ये मसला आ रहा है, वो मसला आ रहा है, तो फिर आपका कोड जो है वो मतलब ज़ाया होने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर आप बार बार तो उसको नहीं चीज़ कर सकते ना, आपने एक ही बार काम को करके डेवलप करवा देना है। सो होप सो कि इसकी आपको समझ आ गई होगी, टेस्टिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। अगर इसकी समझ नहीं आई तो फिर भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगी, क्योंकि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लेक्चर ही आपके इंपॉर्टेंट हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या काम करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पास अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ तो इसके पास कोडिंग होती है, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट में इस शख्स को, यानी जो डेवलप करता है, इसको कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है, और इसके पास लॉजिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए, उसकी यानी ये थिंकिंग स्किल्स जो है वो भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स अच्छी होंगी, उसको कोड आता होगा तभी तो वो डेवलप कर सकेगा ना। तो ये सारा इसका काम है। और उसकी एक और जिम्मेदारी ये होती है डेवलपर की कि वो क्या करे, एरर फ्री जो है वो एक कोड बनाने की कोशिश करें। अगर फिर भी कोई एरर रह जाता है तो वो किसकी जिम्मेदारी होती है, फिर वो सॉफ्टवेयर में से बग्स को फाइंड करना आपके टेस्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो उससे टेस्ट आपको जो है वो बग्स को फाइंड करें और फिर आपको बताए, यानी टेस्टर का ये काम होता है, ठीक है। तो ये आपका फुल कंसेप्ट है, आप इसमें इस कंसेप्ट से आपका ये पूरा लेक्चर कवर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लेक्चर को देख लेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो देखिए, यहाँ पर आपके पास एक दिया हुआ है, ये समझ लिया आपके पास एक टेस्टिंग बेस्ड डॉक्यूमेंट है एफएस के नाम से, ठीक है, ये आपके पास टेस्टिंग बेस्ड डॉक्यूमेंट है। ये जो साइड है ये डेवलपमेंट टीम की है जो डेवलप कर रही है कोड को, और ये आपके पास है टेस्टिंग टीम की, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल एक्टिविटी आप कह सकते हैं, पैरेलल काम करती हैं। अब जो एफएस है ये आपके पास क्या है, ये एक बेस डॉक्यूमेंट है, दोनों ने इनपुट कहाँ से लेनी होती है, एफएस से लेनी होती है, यानी आपका जो टेस्टर है उसने भी यहाँ से इनपुट लेनी है, और आपका जो कोड डिज़ाइनर है, यानी कोड जिसने बनाना है डेवलपमेंट वाला फेस, वो भी यहीं से लेगा, ठीक है। अब जब ये कोड लेगा यहाँ से, कोड को यहाँ पर आके बनाएगा,
इस एरिया के अंदर आके कोड प्रिपेयर करेगा, तो उस वक्त तक ये एरिया फ्री नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या करेगा, ये टेस्ट की प्रिपरेशन करेगा, ठीक है, एनालाइज करेगा, प्लानिंग करेगा, ये सारी प्रिपरेशन में लगा रहेगा। जो ही इसका कोड तैयार हो जाए तो ये कहाँ रेफर कर देगा कोड को, अपनी इसके पास रेफर करेगा। फिर ये क्या करेगा, ये इस टेस्ट को चेक करेगा, देखेगा कि इसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें इसको चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर कुछ बग्स वगैरह होंगे तो वो इसको फॉरवर्ड कर देगा कि भाई ये इसमें बग्स हैं, ये फिक्स कर दो, इसको ठीक कर दो, फिर आपका काम जो है वो ठीक से चलेगा। सो ये टॉपिक है आपके पास इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। यानी इस लेक्चर के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट, और फिर सारी चीज़ें जो है उसी से रिलेटेड है। ये वो टेबल दिया हुआ है 2 लाइन्स का, जो मैंने आपको समझाया वही है। अगर आपको टेस्टर और डेवलपमेंट की समझ आ गई तो ये सारी थ्योरी भी आप ना भी पढ़ें तो आपको जो है वो हो जाएगा। और बाकी इस थ्योरी में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, बल्कि एमसीक्यूज के कुछ चांसेस होंगे। फिर उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन है टेस्टिंग फेज़ की। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन करने से पहले हमें क्या देखना होगा, हमें पहले ये चीज़ देखनी होगी, यानी 2 मेथड्स हमने देखने हैं टेस्टिंग के, जिसमें आपके पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है सिंपल, और दूसरा है वाइट बॉक्स। ये 2 इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपने देखना है। एक है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और सेकेंड है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। फिर उसके बाद हम ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है ना, इसको देख लेंगे, फिर हम इसको ईजिली समझ लेंगे। तो अगर हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात करें तो ये जो सारी थ्योरी है ना, इसको आप रीड कीजिएगा। मैं आपको सिंपली बता देती हूँ इसका कंसेप्ट कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता क्या है। यानी देखिए, जब आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पे काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो डेवलपर होता है ना, उसने कोड बनाकर दे दिया टेस्ट करने के लिए। किसको दिया, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को दिया कि मेरा कोड चेक करो ठीक है या नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो जस्ट इनपुट देकर आउटपुट देखेगा कि इनपुट देने के बाद क्या उसको आउटपुट ठीक से मिल रही है, नहीं सारा उसने जो स्टेप बताए थे, जो बटन्स बनाए थे वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसको आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो वो ये सारे देखेगा और क्या कहेगा कि क्या आपका काम बिल्कुल ठीक है। यानी वो ये नहीं जानता, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में इसको ये नहीं पता होता कि इसके पीछे कोडिंग क्या की हुई है। यानी उसको ये नहीं पता होता कि जो डेवलपर ने जो आपको बना के दिया है, भेजा है, इसके पीछे कौन सी इनपुट बटन के पीछे कौन सी कोडिंग है, आउटपुट के पीछे कौन सी बटन के पीछे कौन सी कोडिंग है, इसमें कौन सी लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की है, कौन कौन से पाथ यूज़ किए। यानी जस्ट इसका काम होता है फंक्शनैलिटी को चेक करना। फंक्शनैलिटी मीन्स कि वो इनपुट करेगा और आउटपुट देखेगा कि मिलेगा या नहीं, इनपुट करेगा और आउटपुट चेक करेगा मिलेगा नहीं। यानी इनपुट से आउटपुट उसको मिल रहा है तो वो कह देगा आपका काम जो है वो ठीक है। ये आपके पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ऐसा होता है। फिर अगर हम बात करें वाइट बॉक्स टेस्टिंग में, तो ये इसके ऑपोजिट चलता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक जो आपके पास डेवलपर होता है उसने क्या किया, उसने कोड तैयार किया और फिर टेस्टर को सेंड किया। टेस्टर का काम होता है उस कोड को जो है वो चेक करना। और अब जो वो टेस्टर है उसको सारा पता होता है कि इसके पीछे कौन सी कोडिंग हो रही है, क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा, बटन के पीछे कौन सी कोडिंग लगी हुई है, इसने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है। यानी उसको कोड का भी पता होता है और इंटरनल स्ट्रक्चर का भी उसको पूरा आइडिया होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं ये जो डेवलपर होता है ये खुद ही अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को चेक करता है। यानी जो डेवलपर होता है वो खुद, जिसने कोड डेवलप किया वो खुद अब उसको चेक करेगा, तो वो उसके वाइट बॉक्स चेकिंग में आ जाएगा। ठीक है, ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग हो रही है उसकी, जिसमें उसको पता है कि इसने कौन सा कोड कहाँ यूज़ किया है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है कोड का। तो ये सारी बातें इसको पता होंगी। ठीक है, यहाँ पर भी वो इसमें इसको सारा कुछ पता होगा। यानी इसको पता होगा कि बैक में कौन सी कोडिंग यूज़ हुई है, क्या हुआ है, कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हुई, दिस एंड दैट। इस तरह के क्वेश्चन वाइट बॉक्स में इसको पता होता है क्योंकि वो डेवलपर खुद ही चेक कर रहा होता है। और इसी तरह अगर हम ब्लैक बॉक्स की बात करें तो ब्लैक बॉक्स में जो है वो इस तरह कुछ भी आइडिया नहीं होता कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने जस्ट देखना है कि काम आपका ठीक है या नहीं है। फिर देखिए आपके पास डिस्क्रिप्शन की कुछ जो टेस्टिंग फेज थे वो हम देख लेते हैं। टेस्टिंग फेज के अंदर आपके पास क्या आ रही है, पहला जो टेस्टिंग फेज़ है उसमें आ रहा है आपके पास यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास एक यूनिट टेस्ट होता है। यूनिट मींस कि आपके पास इंडिविजुअली छोटे छोटे कंपोनेंट जो आपने छोटे छोटे हिस्सों में बनाया होता है वो टेस्ट हो रहे होते हैं, एक एक यूनिट को टेस्ट किया जाता है। जैसे हमने उसमें देखा था, हमने पीछे एक वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में देखा था कि वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, साथ साथ जो है वो छोटे छोटे स्टेप्स को देखते हैं। इसी तरह मॉड्यूलर टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कलेक्शन होती है डिपेंडेंट, यानी हर एक मॉडल को उठा के देखा जाता है। सब सिस्टम के अंदर क्या होता है, तो नाम से पता चले एक सिस्टम होता है, सब सिस्टम में क्या होगा, छोटे छोटे कलेक्शन के मॉडल्स कलेक्ट होंगे, उनको देखा जाएगा। और पूरे सिस्टम के अंदर क्या होगा, पूरा सिस्टम जो है वो एक साथ जो है वो कवर हो जाएगा। सो इसको आप लोग याद कीजिएगा। बस यहाँ पर आपका ये लेक्चर जो है वो खत्म होता है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।